नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का चौथा पाठ देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने तीसरा पाठ जो था वहाँ रे हमदर्द, उसका स्वाध्याय उजळणी के तौर पर हमने देखी थी। उसमें हमने उपयोजित लेखन के बारे में चर्चा की थी, वृत्तांत लेखन। तो आप सभी छात्रों ने उस वृत्तांत लेखन को लिखा होगा। मैंने आपको एक वृत्तांत के बारे में आपको लिखने को दिया था, पाठशाला का पहला दिन। उस पाठशाला के पहले दिन का वृत्तांत आपको लिखना था। वहाँ आप स्थान, स्थिति और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश और समापन, इन मुद्दों के आधार पर आपको पाठशाला का पहला दिन वृत्तांत लिखना था। आपने लिखा होगा, आपको ध्यान में आया होगा। वृत्तांत लेखन के लिए 5 गुण होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम पन्ना नंबर 15 पर अगला पाठ है हिंदी का चौथा पाठ। पाठ का नाम है मन। पूरक पठनात्मक यह पाठ है और पाठ के कवि है विकास परिहार। तो मन नाम की ये जो कविता है, वह कविता हमें विकास परिहार ने लिखी हुई और जापानी लोकप्रिय काव्य विधा इस कविता में हमें देखने को मिलती है। यानी कि आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, वह पाठ हमें जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। यह उनका नाम है हाइकू। यानी कि आज जब हम मन नाम की कविता देख रहे हैं विकास परिहार की, वह कविता हाइकू काव्य है। हाइकू यानी क्या? तो जापान में यह हाइकू काव्य लोकप्रिय है। यानी कि हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यानी कि हाइकू काव्य जो होता है वह विश्व का सबसे छोटा या छोटी कविता उसे कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। यानी कि आज जब हम हाइकू काव्य जापान के देख रहे हैं, उसमें 17 वर्ण होते हैं। किस प्रकार के? पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण। यानी कि 5 + 7 + 17 इस प्रकार के वर्ण होते हैं। विचार अलग अलग होते हैं। 3 पंक्तियों का ही वह काव्य होता है, लेकिन पहली पंक्ति 5 वर्ण की होती है, दूसरी पंक्ति 7 वर्ण की होती है और तीसरी पंक्ति 5 वर्ण की होती है। इस प्रकार सभी यह काव्य हम देखेंगे पूरा काव्य, तो पूरा काव्य में हमें ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। 5, 7 और 5 17 वर्ण में वह लिखा हुआ ढांचा होता है। तो इस प्रकार इस हाइकू काव्य की यह विशेषता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थहीन सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी कि यह जापान की काव्य है, जापान का। तो कवि क्या इस कविता के बारे में हमको ऐसी बातें बता रहे हैं कि उसमें विविध घटना होती है। एक घटना पूरी कविता में नहीं लिखी जाती, अलग अलग घटना एक एक ढांचे के आधार पर हमें वह देते हैं। तो आज हम यह जो मन नाम की जो कविता है, उस मन नाम की कविता में बहुत सारे ऐसे पंक्तियां देखने जा रहे हैं। 17 वर्ण की पंक्ति होती है वो।
तो यह पंक्तियां हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, हम पहले विकास परिहार इस कवि का परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म हुआ है 1983, गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायु सेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्रों में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि आज जब हम विकास परिहार के बारे में यह कविता देखने जा रहे हैं, वह मध्य प्रदेश के कवि है, गुना शहर में रहने वाले यह कवि है। तो उन्होंने हमारे भारतीय वायु सेना में भी सेवा की है, नौकरी की है। यानी कि वह एक नवयुवक है, नौसेना है। वायुसेना में वह हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने 2000 से 2006 तक 6 साल वह वायुसेना में उन्होंने सेवाएं दी है और अब वह पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं और रेडियो से भी वह जुड़े हुए हैं। यानी कि वह रेडियो के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे देश को अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी गतिविधि, अपने नाट्य, इतने सारे ये जो विचार है वो पूरे विश्व को वो देते हैं अपने बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के यह कवि है विकास परिहार, और उनकी हाइकू नाम की जो कविता है, जापानी कविता है वो। तो यह पूरक पठनात्मक पाठ से हम देख रहे हैं मन। तो देखिए, उनका हाइकू काव्य किस प्रकार का है, 5, 7 और 5 इस प्रकार का ढांचा है उनका। तो पहला ढांचा हम देखने जा रहे हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो यह पहला विचार है उनका, घना अंधेरा। जो अंधेरा घना होता है, म्हणजे अंधार ज्यावेळेस खूप काळोखाचा अंधार असतो आणि त्यामध्ये एखादा जरी प्रकाश आपल्याला दिसला थोडासा चमकणारा, तर तो प्रकाश आपल्याला फार आकर्षक वाटतो किंवा त्या अंधाराला बाजूला सारायला आपल्याला तो फार महत्त्वाचा वाटतो। म्हणजे या ढाच्यामधून आपल्याला कवीनं काय सांगितलं आहे, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। म्हणजे घनदाट अशा पद्धतीच्या अंधारामध्ये, काळ्या कुठ्ठ अंधारामध्ये छोटासा जरी प्रकाश आला तर तो प्रकाश आपल्याला भरपूर वाटायला लागतो। म्हणजे या काव्यामधून त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की जिथं अज्ञान आहे तिथं तुम्ही जरी थोडं जरी सज्ञान घेऊन गेला तरी ते सज्ञान त्या अज्ञानाला दूर करू शकतं, बाजूला सारू शकतं। म्हणजे काळ्या कुट्ट अंधाराला सुद्धा छोटासा प्रकाश सुद्धा काय करू शकतो, बाजूला सारू शकतो आणि आपण काय होऊ शकतो मग, तर अंधारातून उजेडाकडे आपली वाटचाल होऊ शकते। म्हणजे आपण जर अज्ञानात असेल तर आपण साज्ञानाकडे जाऊ शकतो, आपण सुज्ञान होऊ शकतो। तो इस प्रकार यह विकास परिहार ने पहला चरण हमें दिया है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। उसके आगे उनका अगला विचार है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। विचार अलग अलग है। पहला अंधेरे के बारे में था, तो दूसरा है वो किसके बारे में है, करते जाओ यानी कार्य के बारे में है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, यानी कि वह कहते कि पहले आप काम करो, जितना काम करना है वह करो, उससे आपको कुछ मिलेगा या न मिलेगा उसके बारे में मत सोचो, पूरे जीवन में ऐसे ही करते जाओ। तर इथं ते काय म्हणतायत, फक्त काम करा तुम्ही आणि काम करत करतच काय करा, आपलं जीवन व्यतीत करा। त्यातून तुम्हाला काय मिळेल याची तुम्ही अपेक्षा करू नका। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा।
म्हणजे कोणतंही कार्य करत असताना आपल्याला त्यातून काय मिळेल, स्वार्थ करू नका असं ते म्हणतायत. फक्त काम करत राहा तुम्ही. त्यातून आपल्याला त्यातून फायदा होतोय का नाही होतोय हे पाहायचं नाही. तर आपण काय करायचं, फक्त करत राहायचं. पाने की मत सोचो, इस प्रकार वह दूसरा विचार हमें यह वह देते हैं. तो पहला विचार अंधेरे के बारे में था, तो दूसरा विचार कार्य के बारे में है. तो कौन सा भी कार्य करने से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए. उससे हमें कितना फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में मत सोचो. ऐसे वह कहते हैं सिर्फ काम करो, कार्य करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो. इस प्रकार वृक्ष लगाओ, स्वच्छता करो, इस प्रकार के बारे में वह देखते हैं. तो वह कहते घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा. तो इस प्रकार विकास परिहार ने मन नाम के इस काव्य में से हाइकू जापानी लोकप्रिय काव्य विधा के बारे में हमें वह अपने विचार देते जा रहे हैं. उसके आगे देखिए तीसरा विचार है उनका, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन. तो यहाँ हमें जीवन नैया म्हणजे आपल्या जीवनाची जी होडी आहे, आपल्या जीवनाची जी वाटचाल आहे, मंझधार में डोले. तो मंझधार का अर्थ यहाँ हमें दिखाया मिलता है. मंझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग, नदीच्या प्रवाहाचा मध्य भाग. नदीच्या या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत किंवा या तीरापासून ते त्या तीरापर्यंत प्रवास करत असताना आपल्याला नदीमध्ये आपण ज्यावेळेस मधोमध जातो तो भाग, त्याला मंझधार हा शब्द वापरलेला आहे. मंझधार याने नदी के प्रवाह का मध्य भाग. तो वह कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन नैया आपल्या जीवनाची जी होडी असते, आपल्या जीवनाची जी वाटचाल असते, म्हणजे आपण जन्मल्यापासून मरेपर्यंत आपला जो हा प्रवास चालू आहे. जन्मणं म्हणजे नदीचं हे तीर आणि मृत्यू म्हणजे नदीचं पलीकडचं तीर. तर जीवन नैया मंझधार में डोले म्हणजे आपल्या जीवनाची वाटचाल चालू असताना आपल्या जीवनामध्ये आपण मध्यभागी आलो. आपलं जीवन मध्यभागी, जन्म ते मृत्यू याच्या मध्यभागी. मंझधार में डोले संभाले कौन. तो वह कहते हैं की जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन. तर आपल्या जीवनाची वाटचाल आपली चालू असताना आपल्याला कोण सांभाळतं, कुणीही सांभाळत नाही. तर आपली वाटचाल ही परमेश्वराच्या आधारावरतीच पुढे चालू असते, वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे थोडक्यात आपल्या जीवनाला सांभाळायला कुणी, जन्म आणि मृत्यू याच्या मधली जी वाट आहे, हा जो प्रवास आहे, तो कुणाला खडतर मिळेल, कुणाला चांगला मिळेल, कुणाला सुखाचा मिळेल, कुणाला दुःखाचा मिळेल. परंतु यातून आपल्या नदीतून आपली ही जी होडी असते जीवनाची, ही अखंडपणे पुढे चालत असते आणि पुढे पुढे सरकत असते. तर अशा पद्धतीनं जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, ऐसे वो कहते हैं. रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. तो चौथा विचार है. देखिए हर विचार उनका अलग अलग है. अंधेरे के बारे में पहला था, कार्य के बारे में दूसरा था, जीवन के बारे में तीसरा था. तो उनका चौथा विचार है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. फागुन यानी फाल्गुन, मराठी महिना. फाल्गुन महिना असतो का आपला, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ आणि फाल्गुन. तर अशा पद्धतीनं रंगबेरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. म्हणजे या महिन्यामध्ये, फाल्गुन महिन्यामध्ये, मराठी महिना जो आहे फाल्गुन, या महिन्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या रंगाची वेगवेगळी फुलं, गवत, झाडी, वेली, आपल्याला वृक्ष सगळीकडे आपल्याला या महिन्यामध्ये दिसून येतो. म्हणजे त्यामध्ये वेगवेगळे रंग या सृष्टीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात फाल्गुन महिन्यामध्ये. रंगबेरंगे
रंग संग लेकर आया फागुन. तर फाल्गुन महिन्यामध्येच आपल्याला अशा सृष्टीमध्ये वेगवेगळ्या रंगाची फुलं बहरलेली पाहायला मिळतात, वेली बहरलेल्या पाहायला मिळतात, वृक्ष डोलताना दिसून येतात. तर अशा पद्धतीचे विचार या ठिकाणी आपल्याला हायकू कवितेमधून आपल्याला विकास परिहार यांनी दाखवून दिलेले आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या काव्याचं त्यांनी शीर्षक दिलेलं आहे मन. म्हणजे आपलं जे मन असतं, आपलं जे विचार असतात मनातले, हे विचार कसे असतात ह्याबद्दल आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर हे जपानी लोकप्रिय काव्य आहे आणि सगळ्यात छोटं, विश्वामधलं सगळ्यात छोटं काव्य म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. तर आज आपण जे काव्य पाहिलेलं आहे, या काव्यामध्ये आपल्याला हायकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है. तर आपण 4 विचार या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. वेगवेगळे विचार आहेत. पहिला विचार होता अंधाराच्या बद्दल, दुसरा विचार होता कार्य करण्याच्या बद्दल, तिसरा विचार होता आपल्या जीवनाबद्दल आणि चौथा विचार होता फाल्गुन महिन्याबद्दल. तर 4ही विचार वेगवेगळे आहेत. आणि 4ही विचारामधून आपल्याला जरी ते छोट्या छोट्या गोष्टी असल्या, घटना असल्या, कार्य असलं, तरी त्यामध्ये सुद्धा काहीतरी अर्थ असतो किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा अर्थ दडलेला असतो. तर असा दडलेले अर्थ आपण या ठिकाणी या जपानी काव्यामधून पाहिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं आज आपण हा विचार या ठिकाणी थांबवतोय. फक्त तुम्ही स्वाध्यायाच्या स्वरूपामध्ये काय करा, तर शिकवलेलं जे काव्य आहे हे काव्य तुम्ही एकदा वाचा आणि त्याच्यावरती असणारे हे जे स्वाध्याय आहेत, हे स्वाध्याय तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही सोडवायचे आहेत. तर आपण याच ठिकाणी आज थांबूया. धन्यवाद.